हमारा शीर्ष नेतृत्व ऐलान करता है कि इस देश में तो 4 जातियां ही होनी चाहिए, गरीब, महिला, युवा, किसान। क्या जाति गणना जरूरी है? और मैंने, आप अगर देखेंगे तो मैंने कहा था इट इज इनविटेबल, ये हो के रहेगी। मान लीजिए मराठा है या पटेल है, ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी आरक्षण मिले। जो मिथ्या प्रचार है आरक्षण के प्रति, जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक इसके प्रति जो ईर्ष्या है वो भी नहीं खत्म होगी। जब राहुल गांधी इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो क्या उनकी मंशा समझ में आती है या केवल वो चुनाव जीतना चाहते हैं? जब राहुल गांधी बैठक करते हैं तो वहां पर कौन लोग दिखाई देते हैं? जयराम, श्रीनेत, तो कहां प्रतिनिधित्व है? केवल आप जाति जनगणना करा देंगे और प्रतिनिधित्व हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया, उनके नाम के समर्थन या विरोध पर मायावती जी की कोई टिप्पणी नहीं आई। दलितों को दलितों से भिड़ाने की तो कोई स्टाइल नहीं थी। 2024 में राहुल गांधी आपको दावेदार नजर आते हैं? 2024 में कोई वैकल्पिक कथानक जिसके अंदर संस्कृति, सभ्यता, समाज सब कुछ लिए हुए हो, तभी कुछ हो सकता। कोई दम नजर आता है आपको इंडिया अलायंस में? कर्नाटका के बाद कांग्रेसियों को ये लगने लगा कि अब तो वो जिसे कहना चाहिए चल पड़ी आंधी, उस एरोगेंस को अगर इंडिया अलायंस नहीं देख पा रहा है तो आगे का रास्ता मुझे लगता है कि बड़ा कठिन है। लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि नववर्ष बुद्धमय हो। माहौल तो राममय हो रखा है। अगर राम में पॉलिटिक्स है तो इसका ये मतलब नहीं है कि समाज भी उसके साथ हो गया। इस देश में इस समय मोदी नाम का कोई नायकवाद चल रहा है क्या? उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको देख करके तो आप कह सकते हैं कि वही एक नायक हैं। दूसरी पार्टियों के पास कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव, विचारधारा ये सब नहीं रह गई है या अब संघ ने सेटल डाउन कर रखा है, देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर बढ़ गया? गौर कर गाफिल, चर्चे तेरी बर्बादियों की हवाओं में है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। सर ऐसे तो बसपा भी परिवारवादी पार्टी में शामिल हो गई। भारत में अभी बिना परिवारों के राजनीति बहुत दिनों तक चलेगी नहीं। एक परिवार अगर हो जाएगा तो ये दलित राजनीति बच जाएगी, बहुजन राजनीति बच जाएगी। जैसे ही सत्ता मिलती है फिर वो इच्छा शक्ति कहाँ गायब हो जाती है? जनता ने जब जब चाहा, चाहे 77 में, आप 75 में देख लीजिए बदल दिया, 80 में बदल दिया, और दिल्ली में आप देखें इतनी अच्छी सरकार थी, जनता ने चाह लिया, छोटा सा आंदोलन हुआ, बदल गई सरकार। तो टुकड़े टुकड़े गैंग एक टर्म निकल कर आया। क्या ऐसा कोई लेख हम पढ़ा रहे हैं जिसमें टुकड़े की संभावना हो सकती है? एक सेट ऑफ लोगों को एंटी नेशनल भी करार दिया जाता है। अगर कोई मुझे विध्वंसकारी कहे तो कष्ट तो बहुत होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के मंच के खास एपिसोड में। आज मंच पर एक क्लास सजने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर विवेक कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक के मंच पर। विवेक जी, जेएनयू से लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, 20 साल से ज्यादा का अनुभव, वो अनुभव आज हमारे साथ बांटिएगा जरूर, लेकिन उससे पहले आपकी जीवन यात्रा से हम शुरुआत करेंगे। कहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होती है? यानी जेएनयू के भी कई साल पहले हम जाएंगे, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? मेरा जन्म लखनऊ में हुआ और बहुत एक छोटी सी जगह जिसका नाम है बेलदारी लेन। एक तरफ दलित बस्ती जिसमें कहना चाहिए कि वॉशरमैन, धोबी कम समाज के लोग रहते थे, और दूसरी तरफ जो है कुछ सफाई कर्मचारी लोग रहते थे, और दूर एक बहुत विभत्स शराब खाना था। उसी के बीच हमने अपनी एक आँख खोली और लगातार गिरह कटों का समूह आता था और लड़ाई होती थी, और मैंने चक्कू और छुरी चलते हुए देखा। वहाँ से कैंची चलाते हुए जो है मैंने साइकिल सीखी, और धीरे धीरे वहीं से मतलब पढ़ाई करना भी सीखा। तो लखनऊ कहा जा सकता है जहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके आगे की बात करेंगे, पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए। लखनऊ से ही पढ़ाई जो है वहाँ पर की? नहीं, लखनऊ में हुआ क्या कि मेरे पिताजी का तबादला हो गया और पिताजी अफजलगढ़ जिला बिजनौर में चले गए खानसारी निरीक्षक होकर के। तो मैंने वहीं पर जो है आर कन्या पाठशाला में हिंदी और तख्ती के बीच में लिखना शुरू किया, और सेठे का कलम और जो सफ़ेद रोशनाई होती है उसको हम लोगों ने मिला करके
और उसमें एक तरफ तख्ती में नंबर लिखे जाते थे और दूसरी तरफ में जो है कुछ हिंदी के सेंटेंस लिखे जाते थे, और हम लोग रोशनाई जो सफ़ेद होती थी धागा लगा करके सीधी सीधी लाइन बनाना सीखते थे। तो उस अफजलगढ़ ज़िला बिजनौर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ से भी कुछ हमने शिक्षा ली। और उसके बाद पिताजी ने देखा कि यहाँ पर जो इंग्लिश है वो छठे क्लास से शुरू होती है। तो हम लोग यहाँ से तो गए थे, थोड़ा सा अंग्रेजी ABCD सीख के गए थे, लेकिन पूरे 1 साल तक, 1 वर्ष तक हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। तो पिताजी को लगा कि अब तो ये मामला ख़राब हो जाएगा, तो उन्होंने पुनः लखनऊ भेज दिया। और यहाँ पे आकर के आलमबाग, लखनऊ की एक जगह है आलमबाग, वहाँ पर भी मैंने एक लेस्की बॉयज़ एंड गर्ल्स हाई स्कूल में कुछ पढ़ाई करी और मेधावी था लगता था। तो हमारे जो है पिताजी ने बोला कि भाई अच्छे स्कूल में किसी में करवा दो। तो मैं 73-74 में कॉल्विन तालगदास कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से। वहाँ से लेकर मैंने तीसरे से लेकर और 12वें तक की पढ़ाई मैंने कॉल्विन तालगदास कॉलेज में करी। और उसके बाद फिर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में BA करने लगा, और वहीं से मैंने जो है BA पास करने के बाद MA किया 1 साल, क्योंकि मैं आना चाहता था यहाँ पर। लोग बताते थे AN झा जाओ या GN झा जाओ या JNU जाओ। अब वो तो पता नहीं था, तसव्वुर में था नहीं, लेकिन पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने कहा कि भाई आप भेजिए उनको वहाँ पर। तो फिर वो यहाँ पर आया और यहाँ पर टेस्ट दिया मैंने। उस समय 25 रुपये का उसका वो मिलता था प्रोस्पेक्टस, और 4 आने का एक मिलता था एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म। तो आपको एक प्रोस्पेक्टस के साथ जितने भी फॉर्म ले लीजिए भर सकते थे। तो हमने समाजशास्त्र में भर दिया, इत्तेफाक से एडमिशन हो गया समाजशास्त्र में। तो मैं फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में MA करने लगा आकर के सोशियोलॉजी में। लेकिन समाजशास्त्र में अगला सवाल भी मेरा यही था कि ये रुचि कहाँ से आई कि सोशियोलॉजी में आज आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप जाने जाते हैं, देश विदेश में प्रोग्राम्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं। मुझे लगा कि एक्चुअली कि मैं PCM कर रहा था, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मैंने जो है MBA मतलब हाई इंटरमीडिएट तक किया। तो नंबर तो बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे। तो मेरा जो था मन खेल में बहुत लगता था, और मैं अपने इंटरमीडिएट तक 9 टीमों में खेलता था, क्रिकेट से लेकर हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स तक। और मेरे बहुत सारे जो टीचर थे साइंस वाले, वो मुझे ओलंपिक प्लेयर भी कहते थे, और वो कहते थे पढ़ तो लो ओलंपिक प्लेयर, क्या कर रहे हो। और वहीं से मुझे लगा कि जो मेरे आसपास का एम्बियंस था, उसमें लगा कि समाज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज को नहीं समझेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बात बन नहीं रही है। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे BA में समाजशास्त्र लेना चाहिए, और इत्तेफाक ये हुआ कि समाजशास्त्र में ही मेरे 60% नंबर आए BA में। बाकी इतिहास और इकोनॉमिक्स में उतने नंबर नहीं आए थे, इतिहास में तो बमुश्किल पास हुआ था मैं। तो मुझे लगा कि समाज को समझना एक रुझान वहीं से पैदा हुआ, क्योंकि जिस बस्ती में मैं रहा वहाँ का जो ताना बाना था, उससे लगा कि मुझे अपने आप स्वतः अंदर से प्रतिस्फुटित होता रहा कि हम समाज को समझना चाहिए। अच्छा, एक तरफ समाजशास्त्र की बात की, वहाँ से रुचि आपकी बढ़ी, लेकिन जो आपने छोड़ने का फैसला किया, खेल पूरी तरह छोड़ दिए फिर आपने, या सोचा कि नहीं यहाँ भी भविष्य है? मुझे लगता है कि हमारे समाज में वो खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, ये बात बहुत थी, और पिताजी बहुत नाराज़ होते थे। मुझे याद है कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला बगल में पड़ोसी के यहाँ फेंकता था, और उसका ग्लव्स जो है किसी दूसरे के यहाँ फेंकता था, और अब अपनी ड्रेस दूसरे के यहाँ फेंक करके नीचे अपने ऐसे ही जाता था। और होता ये था कि अखबार में अगले दिन छप जाता था कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो वो भी पकड़ लिए जाते थे। तो मुझे लगा कि खेल जो है बहुत तरजीह नहीं दी जाती थी। मैं आपको 85-80 की बात बता रहा हूँ। अब तो खेल में बहुत पैसा है, IPL जैसे बहुत सारे, और कबड्डी में भी जो है
होता है, तो उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप खेलोगे या तो उससे आपको जीविका उपार्जन हो जाएगा। और मध्य वर्ग में तो ये बात होती है कि भाई जल्दी से पढ़ो, नौकरी करो और काम चल जाए आपका। तो मुझे लगता है कि पिताजी वगैरह नौकरी के लिए ज़्यादा कर रहे थे कि अगर पढ़ेगा तो फिर नौकरी कैसे करेगा। तो इसलिए खेल पूरी तरह मतलब प्रैक्टिकल रूप में छूट गया, लेकिन थियोरी में तो अभी भी हम लोग क्रिकेट देखते रहते हैं, हॉकी सब कुछ देखते हैं बाकायदा। मैं तो अपना लिख भी देता हूँ उस पर, चाहे फेसबुक अकाउंट लिखूँ या जो है ट्विटर अकाउंट लिखूँ, मैं लिख देता हूँ। लेकिन छवि बदली है खेलों के लिहाज से, जो आपने कहा। बिल्कुल, आज तो मतलब आप यू कैन थिंक ऑफ, आप अपना करियर पूरा का पूरा केवल खेल पर जी सकते हैं। और अब तो अरबपति और करोड़पति खेलों से आ रहे हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो और चाहे वो माही हो। लेकिन आप देखिए कि 83-85 वाले कहाँ हैं? कपिल देव जैसे लोग बेचारे कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद की जनरेशन में तो आप एक छक्का मारिए और अगले दिन आप हीरो। 24.5 करोड़ का एक प्लेयर बिक रहा। 20 लोग 30 जो बिके हुए हैं या 20 प्लेयर्स जो बिके वो 131.5 करोड़ के बिके। और भारत का जो हमारा पॉवर्टी लाइन है वो $1.2। तो आप बताइए कि एक बॉल कितने की पड़ेगी, ये तो तसव्वुर है केवल, और वो वाइड हो जाए तो क्या होगा। जी, और फिर आ जाते हैं आपकी लाइफ की कहानी पे। कहानी ये कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में आपने पहले पढ़ाई की और उसके बाद एंट्री हो जाती है, जहां पढ़ रहे थे वहां पढ़ाने लगे आप। नहीं, अभी एक और ट्विस्ट है। अच्छा। ट्विस्ट ये है कि एक्चुअली मैंने एमफिल किया और एमफिल करते करते मेरी जॉब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में लग गई। जैसे ही मैंने एमफिल पूरा किया वैसे ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जॉब लग गई और मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई चला गया पढ़ाने के लिए। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का जो माहौल था वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भिन्न था। हम लोग की यहाँ आदत थी कि अगर जब तक खाने के पहले खाने के बाद डिस्कशन और डिबेट ना हो तो ऐसा लगता था डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है ना। और वहाँ जाते थे कि 10 से 5 होता था और 5 बजे सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे। हम तो मतलब आई जस्ट गॉट मैड, हमें तो एकदम पागल हो गए कि रात में तो कोई बात करने वाला नहीं है। तो मैं एमफिल मतलब पीएचडी छोड़ करके गया था एमफिल के बाद, और मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल रही थी। उस समय 2200 रुपये हुआ करते थे, तो 2200 से तो काफ़ी मामला सही था और हॉस्टल था ही। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इस व्यवसाय में या प्रोफेशन में रहना है तो मुझे पीएचडी पूरी करनी चाहिए। तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया और जॉब छोड़ करके मैं पुनः अपनी पीएचडी करने आ गया। हर तरफ से बहुत ताने मिले कि तुमको बम्बई में टाटा की नौकरी मिल गई है और तुम छोड़ रहे हो अपने आप को, बहुत बड़ा सूरमा बन रहे हो, कहीं अगर तुमको हरैया या हरौनी में मिलती तो क्या होता। तो मैंने कहा कि भाई मैं अपने लिए ठीक सोच रहा हूँ तो मुझे आना चाहिए। तो इत्तेफाक से मैंने पीएचडी करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से ट्विस्ट आ गया एक कि पीएचडी करते करते एक्शन एड इंडिया का एक प्रोजेक्ट आया, एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी करके। एक्शन एड इंडिया एनजीओ है, तो उसमें मैं उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर बन गया। कि मैंने कहा कि ये हाथ थोड़ा सा इस पे देखना चाहिए क्योंकि ज्ञान है मेरे पास। तो उसमें मैं कोऑर्डिनेशन करने लगा और उसी में मैंने जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक इंटरव्यू दिया जिसमें मैं राजपत्रित अधिकारी भी हो गया। लेकिन राजपत्रित अधिकारी और मेरा जो मेरी नियुक्ति हुई वो सचिवालय में हुई, और सचिवालय में सीधे हम लोग चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी इन सब का कार्यक्रम देखते थे क्योंकि मैं प्रशासनिक सुधार विभाग में था। लेकिन वहाँ पर भी मुझे ये लगा कि ये ज़्यादा मतलब पुलिस कलेक्टर सर्विस टाइप में हो गया है। तो मैंने फिर उसको रिज़ाइन किया
और फिर मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नवंबर 2001 में आ गया। ये थोड़ी सी ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट बहुत ज़रूरी इसलिए मुझे लगता है बताने के लिए कि जो बच्चे आज एमए समाजशास्त्र कर रहे हैं तो उनके लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कितने ऑप्शन सुरे हुए हैं। मैंने एक जानबूझ करके छोड़ दिया था कि मैंने पायनियर में 1 वर्ष तक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में काम किया, और उदय सिन्हा हमारे जो थे, वो उदय सिन्हा साहब हमारे संपादक थे, और लखनऊ से वो अखबार निकलता था द पायनियर, और उसी में एक हिंदी मैगजीन निकलती थी जिसमें मैं स्तंभ भी लिखता था, तो वो भी मैंने काम किया। तो एक एमए करने के कारण, एमफिल करने के कारण समाजशास्त्र में आप शिक्षक हो सकते हैं, आप अखबार नवीस हो सकते हैं, आप राजपत्रित अधिकारी भी हो सकते हैं, और आप एनजीओ में भी जा सकते हैं। ये प्रोफाइल है, समझ लीजिए। और जेएनयू की एक बार फिर बात करेंगे, वहां लौटेंगे। जेएनयू में सफर की शुरुआत कैसे हुई? जेएनयू में देखिए, पहले तो जब मैं 99 में आया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा। हाँ, मैं उस समय अपना जो है शोध कर रहा था, पीएचडी जमा कर रहा था, तो मैं रिजेक्ट कर दिया गया। और इत्तेफाक ये हुआ, जिस व्यक्ति को लिया गया था उस व्यक्ति ने रिज़ाइन कर दिया और वो चला गया वर्ल्ड बैंक की नौकरी में। ये पोस्ट खाली हो गई। मैंने पुनः इसमें जो है वो अपना मतलब आवेदन दिया, और इत्तेफाक ये था कि मेरा हो गया। 2001 नवंबर में मैंने यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया। उसके आगे ये हुआ कि उस समय ये होता था कि 8 वर्ष में अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएंगे। तो मैंने अप्लाई किया और बाकायदा ये हुआ, इंटरव्यू हुआ, और बहुत बड़े बड़े लोग इंटरव्यू समाजशास्त्री लोग कर रहे थे, और मेरे पास जो एक निश्चित मात्रा में आर्टिकल पब्लिश करने होते हैं, उतने आर्टिकल होने चाहिए, किताब होनी चाहिए, और आपने पीएचडी का सुपरविजन किया होना चाहिए। ये उसकी मिनिमम अहर्ताएँ हैं जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रखता है। तो वो हमने किया और एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, और उसके बाद फिर 3 साल के अंदर फिर एक प्रोफेसर की पोस्ट आई, और जब मैं सेलेक्ट हुआ था एसोसिएट प्रोफेसर तो मैं आया था रिजर्व पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन मैं जब एसोसिएट बना तो मैं जनरल पोस्ट पर बना। बाद में फिर मैं प्रोफेसर बना, और इत्तेफाक से मैं वहीं पर जो है चेयरपर्सन बना, और चेयरपर्सन भी मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरपर्सन 5 साल तक रहा लगातार, और कोरोना जैसी विभत्स बीमारी में भी मैं प्रोफेसर रहा। उसके साथ साथ मैं जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम है जिसको ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम कहते हैं, तो 5 कंट्रीज़ के साथ है वो, जर्मनी के साथ, अर्जेंटीना के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, और इंडिया, और जो है तो उसका मैं कोऑर्डिनेटर भी बना। और हमारे ही विभाग में एक अंबेडकर पीठ है सोशियोलॉजी में, केवल एक पीठ है पूरे भारत में सोशियोलॉजी में, जिसका मैं प्रोफेसर भी नियुक्त हुआ। तो ये छोटी सी जर्नी है। क्योंकि आपने इतने साल बिताए हैं जेएनयू में, पढ़ते हुए भी और अब पढ़ाते हुए भी, जेएनयू की एज एन इंस्टीट्यूशन छवि को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हमने पिछले सालों में एक छवि बनती देखी है जेएनयू की। नहीं, मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को हमारे जैसे लोग, जिनको कहा जाए कि हम सेकंड जनरेशन लर्नर, मैं कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे, दादा पढ़े लिखे नहीं थे, दादी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैं सेकंड जनरेशन कह सकता हूँ। तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि हम आपके साथ बैठ करके कैमरे में बात कर सकते हैं, जिस जगह से हमने आरंभ किया था। और इसलिए मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को मैं अपनी सोशल मदर कहता हूँ। अगर मेरी बायोलॉजिकल मदर है कोई, तो उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन जीने का सहूर तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सिखाया।
नागरिक क्या होता है, नागरिक के कर्तव्य क्या होते हैं, व्यक्ति क्या होता है, समाज क्या है, समाज के अंदर जो है आपकी नैतिकता क्या है, आपके सरोकार क्या होने चाहिए। और क्यों हम लोग जब आए थे तो सभी लोग जानते हैं कि जेएनयू में लोग आते हैं तो कि अगले दिन प्रोफेसर के साथ नहीं बनने की सोचता, लोग सोचते हैं कि हम आईएएस बनेंगे। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद, और मुझे आज भी याद है मैं पेरियार विश्वविद्यालय में रहा, 218 नंबर मेरा कमरा था, अचानक मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो दानीश्वर बनना चाहिए, मुझे तो जो है बताना चाहिए लोगों को कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये जो चिंतन है, चिंतन नैतिकता के साथ, वो मुझे लगता है विश्वविद्यालय देता है। और विश्वविद्यालय केवल कक्षा के अंदर नहीं पढ़ाता, अगर दीवार पर पैम्फलेट कोई लगा है, पोस्टर कोई लगा है, तो आप उसको पढ़ करके अपने नायक और नायिकाओं का तस्वुर कर सकते हैं। हम लोग जब आए थे तो 90 के अंदर केवल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, राजगुरु, भगत सिंह, इस कब के पोस्टर लगते थे। 90 के बाद पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, इन सब के भी पोस्टर लगने लगे। और अब तो जिसे कहना चाहिए, आप देखेंगे कि गोलवलकर का भी नाम लिखा हुआ है दीवारों पर। तो एक तरह से विश्वविद्यालय का जो वो होता ना कि होती है रौनक गुलशन में मुख्तलिफ रंगो बू से, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो, हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, वो एक तस्वुर देता था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सभी प्रकार की छटाएं दिख रही थी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को सुदृढ़ बना लें या आप अपने आप को दूसरी तरफ ले जाएं। तो वो रास्ता दिखाता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और पिछले सालों हमने देखा आइडियोलॉजी की लड़ाई तेज होती हुई, विचारधाराओं की बात होती हुई, जेएनयू खास तौर पर पॉलिटिकल बैटलफील्ड उसे नाम दे दिया गया कि पॉलिटिकल बैटलफील्ड बना दिया है। अलग अलग टर्म्स निकल कर आए पिछले सालों में। जब नारेबाजी हुई तो टुकड़े टुकड़े गैंग एक टर्म निकल कर आया। नहीं, मुझे लगता है कि जिनको ये जानकारी नहीं है, आप देखिए एसके थोराट आपने नाम सुना होगा, जो कि यूजीसी के चेयरमैन रहे और वो छात्र थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। प्रोफेसर नंदूराम एक बहुत बड़ा नाम है समाजशास्त्र में, जिन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस लिखी, वो वहीं से निकल कर थे। सोना झरिया मिंज एक ट्राइबल जो कि अभी वाइस चांसलर बनी छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद एक पूरा लंबा जो है फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो लोग सचमुच केवल टूटी चप्पल पहन करके आए थे, फटे हुए कुर्ते पहन के आए थे, और वो वहाँ से लाल बत्ती सर पे लेके निकले या प्रोफेसर बने या मिनिस्टर बने बाद में ले जा करके। तो एक फ्रिंज एलिमेंट हर विश्वविद्यालय में होता। और वर्तमान में जो हमारी वाइस चांसलर हैं, आप वो देखिए, हम मतलब वो स्वयं खुद यहीं की छात्रा हैं। जो मिनिस्टर हैं बहुत सारे, वो भी यहीं के छात्र हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो अगर आप एक बुके बनाएं, एक गुलदस्ता बनाएं, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिसमें अपने आप वो जो छवि गढ़ने की कोशिश की गई वो अपने आप खंडित हो जाती है। क्योंकि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ाते हैं तो एक ऐसी टेक्स्ट को पढ़ाते हैं जो पारित है, जो मानक है। हम अब भाषण अगर देंगे तो बच्चा खुद नहीं, और हम लोग सब प्रोफेसर हैं, हम जब जाते हैं अपने कक्षा के अंदर तो जो रूहानी खुशी हमको अच्छे वक्तव्य पर मिलती है वो कोई जज नहीं कर सकता, वो हम खुद, वी आर दी जज। इसीलिए हम प्रोफेस कर रहे हैं। अगर अच्छा लेक्चर नहीं देंगे, गलत कुछ पढ़ा कर आएंगे तो नैतिकता धिक्कारेगी हमको कि आज अच्छा नहीं हुआ क्लास। और इसलिए मुझे लगता है जो भी हम देते हैं, जो भी लोगों ने ये गढ़ने की कोशिश करी, उनको देखना चाहिए कि कौन सी पुस्तक हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा लेख हम पढ़ा रहे हैं। क्या ऐसा कोई लेख हम पढ़ा रहे हैं जिसमें टुकड़े की संभावना हो सकती है, या ऐसी कोई पुस्तक हम पढ़ा रहे हैं जिसमें कोई टुकड़े की संभावना हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उनकी मनःस्थिति बदलती, और जिन्होंने कोशिश करी वो आज स्वयं सोचते हैं कि यार एक वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय, क्योंकि मेरा जो समाजशास्त्र विभाग है
लगातार विश्व में 56 नंबर, 50 नंबर, 52 नंबर है और हम स्वेस से भी आगे हैं और हम ऑस्ट्रेलियन कैनबरा यूनिवर्सिटी से भी आगे हैं। मैं बच्चों को समझाता हूं कि अगर तुम क्यूएस रैंकिंग में बात कर रहे हो तो क्विज रैंकिंग में तो हमारा समाजशास्त्र बहुत आगे है। और तो आप आइए कॉन्टेम्पररी सोसाइटी में पढ़िए, और मैं स्वयं विश्व की रैंकिंग का साइंटिस्ट हूं जो अभी स्टैनफोर्ड से आई है। तो कैसे अगर हम टुकड़े टुकड़े कर रहे थे तो क्या विश्व में रैंकिंग मिल जाती हमको? मुझे नहीं लगता ऐसा होता। या विश्व में रैंकिंग समाजशास्त्र विभाग को, इतिहास विभाग को या किसी और विभाग को नहीं मिल पाती। आपने कहा कि जेएनयू आपकी सोशल मदर हैं, और ऐसा मैंने काफ़ी लोगों जो भी जेएनयू से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग इस तरह की भावना ज़रूर रखते हैं जहाँ पढ़े हैं उसके बारे में। लेकिन जब इस तरह के टर्म्स कहे जाते हैं, जो जिस टर्म का पहले जिक्र किया, या फिर एक सेट ऑफ लोगों को एंटी नेशनल भी करार दिया जाता है, क्या कहेंगे जब आपकी सोशल मदर को इस तरह के शब्दों से पुकारा जाता है? देखिए, दुख बहुत होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने राष्ट्र के निर्माण के प्रति, अपने संविधान के प्रति और अपने सभ्यता संस्कृति के प्रति समर्पित हूँ। और तब अगर कोई मुझे विध्वंसकारी कहे तो कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन हमें लगता है समय जो है वो इतिहास बनाता है। तो हम समय पर छोड़ देते हैं और इंस्टेंट जो कोई भी छवि गढ़ने की कोशिश होती है वो नहीं लगता है कि बहुत दिनों तक वो स्थापित रह सकती है अगर सत्यता नहीं है। तो गढ़ने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन वास्तविकता मुझे लगता है नींव में है, और वो नींव अपने आप बढ़ चढ़ करके बोलने लगती है। सर, आपने अपने ट्विटर पे लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि नववर्ष बुद्धमय हो, माहौल तो राममय हो रखा है। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति का यही मर्म समझने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सलिज्म है, अगर वासुदेव कुटुंबकम एक तरफ है तो शील मैत्री करुणा दूसरी तरफ है। और इसीलिए हमारे यहाँ मीमांसाएं लिखी गई, और हमने विश्व के अंदर बम तो नहीं गिराया, लेकिन हमने जो बम गिराया है वो है स्पिरिचुअलिज्म का। और बुद्धा हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो आपके जितने भी ऋषि मुनि हों, उन सब की मीमांसाएं, वाक, अरे चारावाक जैसे लोग, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, उत्थावः च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न लभते। तो ये जो मेटेरियलिज्म है ये भी यहीं पर आया, और उसने तो चैलेंज किया कि प्रत्यक्षमेवः प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। लेकिन योग क्या कहता है? योग आके कह रहा है नहीं, शब्द प्रमाण भी होना चाहिए। और मेडिकल सोशियोलॉजी में देखिए, शब्द प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा विश्व में। तो मुझे लगता है कि जो लोग भारत को एकांगी करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो तासीर को समझ नहीं रहे हैं, या तो क्योंकि इंडिया इज एज ए डाइवर्स कंट्री, चाहे वो फिलोसफिकली हो, चाहे वो मटीरियली हो, और चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, वो तो भिन्नता लिए हुए है, ये वास्तविकता है। सर, पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था एक अखबार में, और आपने उसका एक जवाब दिया। तवलीन सिंह का आर्टिकल कह रहा था कि आपने कास्टिज़म पे आपके आर्टिकल की मूल बात थी कि आपने कहा कि कास्टिज़म को डिफ़ाइन किए बगैर कास्टिज़म पे उंगली उठाई गई है। आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि आपकी आपत्ति क्या थी और वो पूरा प्रकरण क्या था? नहीं, मुझे लगा कि जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण जातिवाद को फैला रहा है, या जो लोग ये कहते हैं कि जो राजनीति बहुजन समाज ने राजनीति करी वो जातिवाद को फैला रहा है, तो उसके लिए मैंने बहुत कोशिश करी, रिसर्च करने की कोशिश की, आखिर जातिवाद है क्या। और मैं कास्टिज़म को सोशलॉजिकल डिक्शनरी में भी देखता रहा, और मैंने जनरल रूप में भी देखा कि जातिवाद है क्या। तो लोग ये कहने लगे कि जो लोग जाति अस्मिता पर जोड़ने की बात कर रहे हैं वो लोग जातिवाद कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो जाएगा। तो मैंने ये देखा कि जातिवाद एक सामाजिक प्रक्रिया है, और वो ये प्रक्रिया है कि जब
सत्ता में स्थापित लोग सत्ता से वंचित लोगों को शिक्षा, संसाधन और नौकरी या संस्कृति से भी दूर रखते हैं, तब कहीं जातिवाद होता है। लेकिन जो लोग वंचित हैं, संसाधन से वंचित हैं, संस्कृति से वंचित किए गए, और एक नहीं हजारों वर्षों से वंचना है उनकी। अभी 70 वर्ष ही हमारे 72 या 73 वर्ष आप कह लें कि हमारा जो है संविधान लागू हुआ, उसके पहले तो वो वंचित थे। अगर वो लोग अपनी अस्मिता के आधार पर वंचित लोगों को एकत्रित कर संविधान में प्रदत्त अधिकारों को लेने की बात कर रहे, तो ये जातिवाद कैसे हुआ? लेकिन जो लोग इसको लेने की बात करते हैं, तो वो किसी के अधिकार को छीन नहीं रहे ना। वो तो संविधान में प्रदत्त है कि भाई आर्टिकल 330, 332, 335 या रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत आप अपनी पार्टी बना सकते हैं और बना करके आप अपने नंबर से वोट ले लीजिए। तो किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन न करते हुए और वंचना के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना जातिवाद कैसे हो सकता है? ये मेरा उत्तर था। और इसलिए मैंने कहा कि आपको पहले जातिवाद को समझाना चाहिए था, क्योंकि जो जातिवार गणना हो रही है उससे लोग कह रहे जातिवाद फैलेगा। राजदीप जी ने मुझसे एक बार प्रश्न किया था कि क्या जाति गणना जरूरी है, और मैंने, आप अगर देखेंगे तो मैंने कहा था इट इज इनविटेबल, ये हो के रहेगी। और अगर हम ठीक से देखें, जिन्होंने आरक्षण की शुरुआत करी, क्या वो सत्ता में बने हुए हैं? कांग्रेस को अगर आप ले ले, गायब हो गए। तो मेरा मानना यह है कि एक यह व्यवहारिक ज्ञान की बात होनी चाहिए कि अगर आप समाज के वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो वो जातिवाद कैसे हो सकता है, और उस प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। क्योंकि समाज के अंदर तो, भारतीय समाज में तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। अगर सत्ता में, संसाधन में, शिक्षा में, संस्कृति में अगर उनका प्रतिनिधित्व हो जाए, तो एक, मुझे लगता है, मजबूत राष्ट्र की संकल्पना रख सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्र के इन संस्थाओं से उनको वंचित कर दिया जाए और कुछ लोगों की मोनोपोली हो जाए, तो कैसे राष्ट्र बनेगा? राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, और न ही राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है। राष्ट्र तो है, लेकिन मजबूत तो तभी बनेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जो प्रतिनिधित्व है वो जातिवाद नहीं हो सकता, और रिजर्वेशन को आरक्षण नहीं कहना चाहिए, रिजर्वेशन को प्रतिनिधित्व कहना चाहिए। जी, आपने कहा कि जातीय जनगणना इनएविटेबल है, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व ऐलान करता है कि इस देश में तो 4 जातियां ही होनी चाहिए, गरीब, महिला, युवा, किसान। तो आपकी क्या टिप्पणी है उस बात पर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि होनी चाहिए और हैं, इनमें अंतर है। जो इंपीरिकल डेटा है वो तो ये कहता है कि जाति आधार पर बंटवारा है, हमें जाति को तोड़ करके समाज बनाना है। ये बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखी थी। लेकिन क्या टूटी जाति? बल्कि शीर्ष नेतृत्व ने अपनी अस्मिता का ऐलान इसके पहले कब किया, ये बात उठती है। और उस आधार पर, अस्मिता के ऐलान पर रह करके प्रीमियम किसने लिया या कौन ले रहा है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है कि जातियाँ नहीं हैं, और मैं मानने के लिए ये भी नहीं तैयार हूँ कि जातीय आधार पर पृथकता, जो एक्सक्लूजन नहीं होता, वो होता है। और आप देख लेंगे, जो कुछ समाजों में बैठे हुए हैं, उनकी सांस्कृतिक पूंजी उनको देती है, एक तरह से बड़ा आभा मंडल बनाती है, और कुछ लोग की जो अस्मिता है उसको सांस्कृतिक पूंजी से वंचित रख करके उसको, उनकी अस्मिता को ही खंडित कर दिया जाता है या संकुचित कर दिया जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि आई एम ओनली बीइंग एक्सपर्ट, कि मैं एक दलित ही समाज का व्यक्ति होने के नाते मैं दलित ही पर एक्सपर्ट हो सकता हूं और दलित ही मुद्दे पर बुलाया जा सकता हूं।
तो मैं तो ज्ञान की परंपरा में सभी कुछ देना चाहता हूं, लेकिन कैसे संकुचित कर दिया जाता है। और वही बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुआ कि दलित नेता और तो और बहुत लोगों ने तो बाबा साहब को संविधान निर्माता मानने से इनकार कर दिया। वो बहुत सेकुलर कहे जाते हैं आज, और बहुत जिसे कहना चाहिए किताब बड़ी बड़ी मोटी लिख दी, वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, और वो सेकुलर बन जाते हैं बाद में, जो कि वो मानने के लिए तैयार है। लेकिन संविधान जब बना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 7635 अमेंडमेंट को खुद पढ़ा, और आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा और उसको बनाया बैठ करके। 7635 अमेंडमेंट को पढ़ने वाला, 5162 अमेंडमेंट को खारिज करने वाला, 2473 अमेंडमेंट को अंगीकार करने वाला मतलब संविधान निर्माता नहीं है। ये तो अचंभे वाली बात है। जब आप बता रहे थे अपना किस्सा कि जेएनयू ने आपको एक बार रिजेक्ट कर दिया था, इस समय बहुत सारे लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू, और वो रिजेक्ट हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक खास विचारधारा यानी आरएसएस से आपका संबंध नहीं होगा, अगर आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर नहीं हैं तो आपका नहीं हो रहा है। क्या आपका जब रिजेक्शन हुआ था तब भी इस तरह का माहौल था, या किसी खास विचारधारा की वजह से आपका रिजेक्शन हो गया था? क्या था उस समय भी, क्या ऐसा ही माहौल था? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब कांग्रेस और वामपंथियों का राज था तो उस समय विश्वविद्यालय में चुन चुन के कांग्रेसी और वामपंथी भरे गए। अब आज भाजपा का राज है तो चुन चुन के संघ ही भरे जा रहे हैं। आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं तो किसी विचारधारा का नहीं था, और एक बार रिजेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मैं आया और मैं असिस्टेंट, एसोसिएट और जो है प्रोफेसर तक बना, और सब मुझे किसी विशेष विचारधारा के साथ जोड़ते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं वहाँ पर रहा, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे मेरे विभाग में भी आए और उसके बाहर भी आए हैं। तो मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि उस समय केवल विचारधारा पर हो रहा था और आज विचारधारा पर केवल हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जो ज़्यादा लोग दिखाई पड़ते हैं, जो सत्ता में लोग होते हैं, उससे लोग जुड़ जाते हैं अपने आप। वो उस विचारधारा के होते हैं या नहीं होते ये नहीं बता सकते, क्योंकि एनएसवाई के बहुत सारे लोग हुआ करते थे, एसएफआई के लोग हुआ करते थे, आयसा के भी लोग हुआ करते थे, और आज एबीवीपी के लोग होते। तो मुझे लगता है कि छात्र एक फिनिश्ड गुड नहीं होता, छात्र की विचारधारा बनती और बिगड़ती रहती है। आप देखेंगे कि एसएफआई के जितने प्रेसिडेंट हुए बाद में जाकर के कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए, चाहे वो शकील अहमद खान हो, चाहे वो अब्बासी हो, चाहे वो बत्तीलाल बैरवा हो। तो क्यों हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि अगर हम सत्ता के साथ रहेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है। तो इसलिए ये बात तय जरूर है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है, छात्र उसकी छात्र विंग में मिलना जरूर चाहते हैं। लेकिन अगर दोनों माहौल की तुलना करें, आपके सामने तो दोनों साल गुजरे ना, तो अगर दोनों माहौल की तुलना करें तो क्या आपको लगता है कि आज जब ये नियुक्तियां होती हैं तो क्या वैचारिकी इसमें ज़्यादा इतनी प्रबल है? क्या संगठन इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि एकेडमिक्स को ताक में रख दिया जाता है? पिछले दिनों डॉक्टर लक्ष्मण यादव का एक मामला वायरल हुआ था, डीयू में उनको एडहॉक पर थे, वो नहीं उनकी नियुक्ति हो पाई, तो ये मामला और ज़्यादा चर्चा में आया। देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत अननेसेसरली किसी को जो है बहुत बड़ा जो है मतलब पर्सोनिफिकेशन नहीं होना चाहिए किसी केस का, अननेसेसरली किसी को क्रूसीफाई नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिजेक्ट हुए, एक ही आदमी को आप बार बार क्यों ले आते हैं हमें समझ में नहीं आता है। हो सकता है कोई डिज़ाइन भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पहले कहाँ थे जो लोग आज उठा रहे हैं कि एक विचारधारा की है बात हो रही है, उसके पहले तो उन्होंने कभी नहीं उठाया। और पूरे के पूरे विश्वविद्यालय भरे हुए हैं, वाइस चांसलर से लेकर के 71 साल तक राज रहा, तो दिखाई नहीं पड़ा क्या किसी को? तो इसलिए मुझे लगता है कि समय इतिहास बताएगा कि वास्तविकता में जो लोग रखे गए हैं वो किसी विशेष विचारधारा के थे, या जो है वो केवल चोला पहन करके वहाँ पहुँच गए हैं। सर, जब मैं एमफिल का एग्ज़ाम देने आया था जेएनयू एंट्रेंस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ग्राफिटी जेएनयू पर, जो दीवालों पर जो नारे, अलग अलग वैचारिकी के नारे मैंने देखे, ड्राइंग पेंटिंग्स देखी। अभी पिछले दिनों खबर आई कि वो नारे मिटाए जाएंगे, उनको पेंट कर दिया जाएगा।
एक समय में जेएनयू में इस तरह का जब कोई कदम होता था तो जेएनयू के अंदर से एक प्रोटेस्ट होता था। पिछले दिनों हमने देखा, पिछले सालों में, कि प्रोफेसर भी उतरे और लगातार लेक्चर्स डिलीवर किए उन लोगों ने जो भारत के संघवाद पर, कंपोजिट कल्चर पर, इस तरह की बातें हुई। क्या वो परंपरा अब नहीं है जेएनयू से प्रोटेस्ट की, वो आवाज़ नहीं आ रही है, या स्ट्रीट लेक्चर्स की परंपरा अब बंद हो रही है जेएनयू में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो परंपरा बंद हो रही है, और ये भी नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट का तरीका ज़रूर बदल गया होगा कि अगर आज भी आप जाएं तो वो बाकायदा पोस्टर्स लगे हुए हैं, बाकायदा सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस। अब तो ढाबे के पास भी जो है बातें होनी, और मैंने खुद लेक्चर दिया है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ वो परंपरा बंद हो गई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो लोग, जिसे कहना चाहिए कि मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वो बहस का जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर लगी है। सर, जातिगत जनगणना की बात हो रही थी। राहुल गांधी पिछले कई सारे चुनावों में कांग्रेस की तरफ से इसको जोर दे के कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन ये कहते कहते, ये वादा करते करते उनके हाथ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो नहीं जीत पाते हैं, हार जाते हैं। फिर भी वो इस पर कायम है। वो लगातार उदाहरण देते हैं कि मंत्रालयों में बस 3 अफसर मंत्रालय चला रहे हैं, 90 में बस 3 अफसर, इस तरह के उदाहरण दे रहे हैं। तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस की मंशा क्या जातिगत जनगणना कराने की है जब वो ऐसा कहते हैं, या केवल चुनावी फायदा लेना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, जब राहुल गांधी इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो क्या उनकी मंशा समझ में आती है, या केवल वो चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि आज अगर कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है, और मैंने तो बहुत से टेलीविजन पर भी देखा गया, तो मुझे लगता है कि उनको संज्ञान लेना चाहिए। आखिर वो कौन से ऐसे दल हैं जिन्होंने इसकी बात की शुरुआत करी? ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी जो है वो वैक्यूम में ये प्रश्न उठा रहे हों, शून्यवाद में, इसके पहले किसी और ने उठाया ना हो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये किसका नारा है? बहुजन समाज पार्टी का, और वो भी मान्यवर कांशीराम का नारा। बहुत सारे लोग लगाते हैं लेकिन रेफरेंस नहीं लेते हैं। ये तो प्लेजरिज्म है, ये तो जिसे कहना चाहिए, इस पर तो उनके नंबर काट लेने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब इतिहास खंगाला जाएगा तो मंडल कमीशन का भी इतिहास आएगा, किसने नहीं लगाया या किसने नहीं लागू किया। तो अगर मान लीजिए हम आज कह रहे हैं तो हम किस तरह नापेंगे? आप बताइए मुझे। केवल एक व्यक्ति को अगर शीर्ष पर हम डाल दें और कहें कि नहीं, हमने अपने संगठन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को शामिल कर लिया है, तो क्या मान लिया जाएगा? नहीं, आज भी नहीं माना जाएगा। आप बताइए कितने चीफ मिनिस्टर आपने दलित बना दिए? आप अपने यहाँ कितने जनरल सेक्रेटरी दलित बनाने के लिए तैयार हैं या पिछड़े बनाने के लिए तैयार हैं? वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने दलित बना दिया। बस सबके पाँव में मेरा पाँव। ये तो जिसे कहना चाहिए कि टोकनिज्म हुआ ना। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप वास्तविकता में जब कार्यक्रम करते हैं, एक स्पोक्समैन बताइए जो दलित है, जो आकर के बात कर रहा हो। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। आप बताइए कि कौन दलित स्पोक्स पर्सन बीजेपी में, या कौन दलित स्पोक्स पर्सन वहां पर है? या जब राहुल गांधी बैठक करते हैं तो वहां पर कौन लोग दिखाई देते हैं? जयराम, श्रीनेत। तो कहां प्रतिनिधित्व है? केवल आप जाति जनगणना करा देंगे और प्रतिनिधित्व हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है। कार्यक्रम में दिखाई पड़ना चाहिए, और कार्यक्रम में ही नहीं बल्कि आपके मेकअप में दिखाई देना चाहिए। जिस प्रकार आज बात हम कर रहे हैं कि नहीं परिवर्तन आ जाएगा, तो वो तो भविष्य की बात है, लेकिन आपके पास जो है, जहां जहां पर है, जहां जहां सरकारें हैं, क्या वहां पर वो दिखाई दे रहा है प्रतिनिधित्व? इसकी बात देख लीजिए। नहीं, वाजिब सवाल है सर। आपने चूंकि बसपा का जिक्र कर दिया तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएं। लेकिन जब भी इस तरह का अप्रोच इंडिया अलायंस या एनडीए, मतलब देश में इस तरह 2 तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि या तो एनडीए के पक्ष में माहौल होगा या तो इंडिया के पक्ष में माहौल होगा, तो मायावती क्यों नहीं इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेती हैं? मायावती को लेके एक ये लोगों के अंदर इस बात को लेके चर्चा है कि मायावती अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर रही हैं, बसपा अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर, इसलिए इंडिया अलायंस कमज़ोर हो रहा है। वो अलायंस कमज़ोर हो रहा है जो ऐसी मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना और तमाम चीज़ों। क्या आपको लगता है कि बसपा का जो
इस पूरी यात्रा है, सियासी यात्रा जो लगातार 2014 के बाद हार हुई है, तो क्या बसपा अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो वैचारिकी को लेके इस तरीके से अपफ्रंट होकर लड़ाई लड़े? देखिए, उनका अंदर का मामला मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने शोध के आधार पर जो समझ सकता हूं उसके आधार पर मैं उत्तर दे सकता हूं। मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी को समझने के लिए एक नई दृष्टि की आवश्यकता है। वो एक दल ऐसा नहीं है कि वो सत्ता के लिए आया है केवल, और अगर सत्ता नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि एक उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, जिसको मान्यवर कांशीराम ने मुकर्रर की थी, वो ये है कि एक ध्रुव, वैकल्पिक ध्रुव बना होना चाहिए, चाहे वो विचारधारा के रूप में हो। सत्ता मिल जाना एक कहना चाहिए इत्तफाक है, क्योंकि 89 के पहले किसने कहा था कि वो पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे? अरे वो तो 20-20, 25-25 एमएलए लेकर के आते थे। आज एक है तो लोगों को परेशानी है, लेकिन 10 एमपी है तो लोगों को कोई दिखाई नहीं पड़ता। अरे भाई, 10 एमपी के बराबर तो अभी भी पार्टी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी के जितने लीडर हैं, उनका जो सबसे बड़ा मंतव्य और काम होना चाहिए कि किसी प्रकार उस विचारधारा को बनाए रखें। अगर वो बनी रहेगी तो वो लीडर और पार्टी एक बार पुनः सत्ता में आ सकती है। लेकिन चैलेंज इस बात का है कि क्या वो विचारधारा बचेगी, क्या वो जो लोग हैं उन नायकों को, नायिकाओं को प्रिस्टीन और प्योर फॉर्म में रख पाएंगे? क्योंकि अब तो वो नायक और नायिकाएं जिनको लोग जानते नहीं थे अखिल भारतीय स्तर पर, आज वो सभी के पोस्टरों में देखे जा सकते हैं, सभी के कार्यक्रमों में देखे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी क्राइसिस मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि एक नए पाठ्यक्रम का निर्माण हो जो कि विचारधारा के तहत पर रोक सके। वरना 1970 में कांग्रेस ने उस समय की आरपीआई के लीडरों को और उनके एजेंडे को आत्मसात कर लिया था, और आज ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे को भी बहुत सारी पार्टी आत्मसात कर चुकी हैं। तो उनके लिए जो यूएसपी था वो थी एक तरह से नवीनता। वो नवीनता कहीं ना कहीं क्षीण हो रही है, ये डर ज़्यादा बड़ा है। सर, एक और सवाल लूँगा। आप प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, बात वैचारिकी पर आई है, विचारधारा पर आई है। हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय सियासत, राजनीति में भी कि जब शीत युद्ध चला तो कैसे कम्युनिस्टों के जो नारे थे वो लिबरल्स ने उठा लिए और कम्युनिज्म कमज़ोर हो गया। वही बात चूँकि भारत पर अगर हम देखें, जो आप कह रहे हैं कि बहुजन जो राजनीति थी, बहुजन की जो सियासत थी, बहुजन की वैचारिकी थी, आज कई पार्टियां उस पर कब्जा कर ले रही हैं और उसको अपना बनाकर पेश कर रहे हैं। उनके नायक, बहुजन नायक पोस्टरों पर दिख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आज जो नीरज जी ने सवाल पूछा था कि राममय है, संघ का जो नैरेटिव है उसमें सब कुछ समाहित है सर, संस्कृति से लेकर, विचारधारा से लेकर, राजनीति से लेकर सब कुछ है। भाजपा 400 सीटों की बात कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि दूसरी पार्टियों के पास कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव, विचारधारा ये सब नहीं रह गई है, या अब संघ ने सेटल डाउन कर रखा है, देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर बढ़ गया है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को तो 3000 साल काल कहते हैं। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और वो उसके पहले वो कह रहे थे, गौर कर गाफिल चर्चे तेरी बर्बादियों की हवाओं में है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदू सिता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में 10, 20, 50 साल कोई माने नहीं रखता। 2500 साल, 4000 साल की सभ्यता के अंदर अगर ये दौर आता है तो आपने तो औरंगजेब, हलाकू और पता नहीं किसका किसका अगर देखा होगा था, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी संस्कृति के अंदर इतनी जल्दबाजी हो सकती है कि वह निर्णय ले ले। वो एक जो किसी भी राष्ट्र का या किसी भी, और हम अपने आप को राष्ट्र नहीं कहते, हम तो अपने आप को सभ्यता कहते हैं, और हम लोग जिसे कहना चाहिए चलायमान सभ्यता के प्राणी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इतिहास काल है वो जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता कब एकांगी रही है, ये मुझे कोई बताए कि जो आज एकांगी हो जाएगी।
राजनीति उसकी कुछ भी हो सकती है। जैसे कम्युनिस्ट को लोग कहते हैं, चाइना को लोग कहते हैं कि इट इज ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। अरे स्टेट इज कम्युनिस्ट, सोसाइटी इज नॉट कम्युनिस्ट। इसी तरह अगर राम में पॉलिटिक्स है तो इसका ये मतलब नहीं है कि समाज भी उसके साथ हो गया। तो इसलिए हमें, मुझे लगता है कि समाज और राजनीति ये भिन्नता लिए होना चाहिए। मिडिल क्लास की बात आपको पता है, मिडिल क्लास कितना पतित होता है। 2 मिनट में उसको बर्गर भी चाहिए और 2 मिनट बाद उसको कैटचुकी चिकन चाहिए, और उसके बाद उसको वो नहीं मिला तो चीजी क्रंच पिज्जा आ जाता है उसके पास। तो उसकी मान्यताएं और उसकी डिमांड बदलती रहती हैं। आज की डिमांड मध्यवर्ग की कुछ है जो कि मुझे लगता है एक प्रत्यक्ष दल उसको पूरा कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद यही मिडिल क्लास मध्यवर्ग क्या करेगा कोई नहीं जानता। तो इसलिए मुझे अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता पर बहुत गर्व है कि इसने जो है मतलब अनेक भूचाल देखे हैं, लेकिन इसके अंदर रेजिलियंस बहुत तगड़ा है। सर, क्या भविष्य में हम जाति रहित समाज की उम्मीद कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो राजनीति और समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, बिल्कुल हम तो नहीं कहेंगे कि अगर एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं कभी नहीं देख रहा हूं कि हम जाति के बगैर रख सकते हैं, क्योंकि जाति सबसे पहले समाज में तो है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद अब क्या है वो आर्काइव में भी चली गई है। तो सब जातियों का इतिहास आर्काइव के अंदर सुरक्षित है, जहां पर जो नहीं मिलता है वो चला जाता है। दूसरा, अब जो है वो रियल से वर्चुअल में चली गई है ना। शादी.com में जाति, उपजाति, उपजाति के आधार पर स्पाउसेस को माना जा रहा है, और अब तो जाति 7 समुंदर पार चली गई। आप देख रहे हैं यूके के अंदर बाकायदा जाति पर एक बिल आना था जिसको कॉमन्स में उठाया, और अब जिसे कहना चाहिए ऊपर जा रहा है। कैलिफोर्निया में लड़ाई हो रही है जाति की, और वहाँ पर भी जो है बाकायदा लोग जाति के आधार पर, आपको पता है ना, बाना, ब्राह्मण एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है ना, तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सब में अस्मिताओं के आधार पर बाकायदा अपने संगठन बना रखे हैं। रविदासी गुरुद्वारे आप चले जाएंगे तो कनाडा, क्योंकि मैं गया हूँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके, सब जगह आपको मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जाति को आप खत्म कर सकते। हाँ, इतना आप जरूर कर सकते हैं कि जाति अस्मिताएं अब सार्वभौमिकता लिए हुए पब्लिक में ना आए। प्राइवेट में कोई रखे, क्या दिक्कत है, अपने घर के अंदर जाति का अनुष्ठान करे, लेकिन अगर वो कहे कि नहीं जाति के आधार पर हम नियुक्तियां करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप बात कर रहे थे कि समाज का जो वंचित वर्ग है उसको उसका ड्यूज मिलना चाहिए, लेकिन जब हम मौजूदा सरकार की तरफ देखते हैं तो एक नारा बड़ा सुनाई देता है, सबका साथ सबका विकास। जब सबके विकास की बात हो, जब सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात हो, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से जाति के को लेकर या धर्म को लेकर रिजर्वेशन की बात उठती है, वो रह जाती है वो बात? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हैं, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हों, चाहे वो शिक्षा के प्रतिनिधित्व के हों या नौकरियों के प्रतिनिधित्व के हों, तो वो संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हैं वो तो सुनियोजित रूप से चल रहे हैं, उनमें तो कोई घालमेल नहीं हुआ है, ना वो हटाए गए हैं। लेकिन क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहे हैं, ये बात सही है, क्योंकि अगर हम 45 या 50 सेंट्रल विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स की लिस्ट में देखें तो उसमें हो सकता है 1 या 2 इधर उधर आ जाए। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को देखें तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी तरह दिल्ली के ही 80 कॉलेजेस के प्रिंसिपल की लिस्ट बनाएं तो उसमें एक भी आपको दलित नहीं मिलेगा। तो लगातार हर सरकार के अंदर जहां तक जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात है, उसमें तो वंचना दिखाई देती है। आपका क्या आइडिया है?
इसको सॉर्ट करने का, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करके इसका सोल्यूशन निकालने का सरकार को अगर आप देना चाहें? उसमें तो मुझे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्योंकि संविधान ने दे दिया है, उसको लागू करना किसको है? वो तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोग हैं वही लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं वर्टिकल अगर ऊर्ध्वाधर इच्छा शक्ति हो, या 1960 में मुझे याद है एक नेहरू ने खत लिखा था अपने चीफ मिनिस्टर को, उनके आप देखेंगे कि उनके लेटर्स में लिखा हुआ है, उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि दो वी आर टाइड अप विद द हैंड्स, आवर हैंड्स आर टाइड अप विद द कन्वेंशन, बट आई डू नॉट लाइक एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन। हम किसी भी प्रकार के आरक्षण को नहीं समझते। अगर हम लागू करेंगे तो वी विल प्रोड्यूस सेकेंड रेटेड एंड थर्ड रेटेड पीपल। अगर एक चीफ प्रधानमंत्री, और 1960 की बात बता रहे हैं, जबकि सभी तरफ सरकार रही होगी कांग्रेस की, अगर वो लेटर लिख दे तो किसी की मजाल है कि इच्छा शक्ति है कि वो लागू करे? तो मुझे लगता है इसीलिए आपने देखा होगा कि 1970 के आसपास रिजर्वेशन कहाँ लागू हुआ और बैकलॉग निकालना पड़ा लोगों को, और ये कहा गया कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। जब कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे तो कहा गया कैंडिडेट्स नॉट सूटेबल। तो ये इच्छा शक्ति की बात है और नॉन फाउंड सूटेबल। तो मुझे लगता है कि सरकारों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व देना चाहिए, और आरक्षण को या उनके अधिकारों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से अगर हम नहीं जोड़ेंगे, कुछ सीटों का केवल अगर हम मंतव्य रखेंगे तो ये इच्छा शक्ति नहीं आएगी। आरक्षण कुछ सीटों का सवाल नहीं है, आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है जिसके तहत प्रतिनिधित्व उन समाजों को जिनको हजारों वर्षों से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनको प्रतिनिधित्व दे करके आप मुख्य धारा में ला रहे हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सुदृढ़ होगी। दलित समाज को रिप्रेजेंटेशन देने की आप बात करते हैं, इच्छा शक्ति की कमी है सरकारों में। हमने तो सबकी सरकारें देखी हैं, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज बाहर होती हैं, सत्ता से बाहर होती हैं, तब तक तो वो इच्छा शक्ति, वो विल पावर कहीं ना कहीं नजर आती है, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है फिर वो इच्छा शक्ति कहाँ गायब हो जाती है? मुझे लगता है उसके लिए जनता को तैयार होना पड़ेगा। अगर जनता प्रेशराइज करती है तो ये नहीं कि एक दिन में प्रेशराइज करे, सतत प्रक्रियाएं हैं, और जनता ने जब जब चाहा, चाहे 77 में, आप 75 में देख लीजिए बदल दिया, 80 में बदल दिया, और दिल्ली में आप देखें इतनी अच्छी सरकार थी, जनता ने चाह लिया, छोटा सा आंदोलन हुआ, बदल गई सरकार। तो मुझे लगता है जनता को तैयार होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो सेल्फ एक तरह से सेटिस्फैक्शन होने लगता है जनता को, और इसीलिए गुमराह किया जाता है जनता को। दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार का शिक्षा मॉडल है, उसे आप देश के अन्य राज्यों के शिक्षा मॉडल के तर्ज पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा बहुत अध्ययन नहीं है, साफ बता रहा हूँ उनकी शिक्षा का मॉडल क्या है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैंने कुछ देखा है और कुछ पढ़ा भी है कि उन्होंने जो स्कूल है उसका माहौल बदला है, और टीचरों को उन्होंने विदेशी शिक्षा के लिए भी भेजा, उसमें ट्रेनिंग भी दिलाई, बहुत सही है। और क्या पाठ्यक्रम में चेंज किया उन्होंने? पाठ्यक्रम में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक मुझे लगता है मनः स्थिति नहीं बदलेगी। एक काम जो उन्होंने बहुत अच्छा किया था वो था प्रीएम्बल को, संविधान के प्रीएम्बल को पढ़वाना, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपने पाठ्यक्रमों को देखना पड़ेगा। कक्षा 2, 3, 4 किसके नायक पढ़ाए जा रहे हैं? क्या सभी समाजों के नायक वहाँ पर विद्यमान हैं, या केवल बाबा साहब की आपने केवल फोटो लगा दी और भगत सिंह की फोटो लगा दी तो आपने प्रतिनिधित्व दे दिया? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सभी समाजों के नायकों का प्रतिनिधित्व पाठ्यक्रम में होना चाहिए, उनके तीज, उनके त्यौहार, और यहाँ तक कि उनकी संस्कृति, ये होना चाहिए। उसके बाद फिर टीचर जब पढ़ाता है तो किस प्रकार के उदाहरण लेता है, क्या खान पान के कौन से उदाहरण आते हैं उसके पास,
या नायिका के कौन से उदाहरण आते हैं उसके पास? किस आंदोलन का जिक्र होता? हम सब कहते प्यारे बापू सारे जग के न्यारे बापू पढ़ाया जाता, लेकिन क्या संविधान पे कोई कविता भी पढ़ाई जा रही है? अगर आप अपने संविधान पे भी कविता नहीं पढ़ा सकते तो बच्चों को आप अपने संविधान के प्रति केवल प्रियम्बल पढ़ा करके काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि देयर इनिशिएटिव इज गुड, बट आई थिंक यू नीड मच मोर बियॉन्ड। मैंने आपको बताया कि उनकी अगर आप स्कूली शिक्षा छोड़ दें, 24 ऐसे विद्यालय हैं, 24 ऐसे विद्यालय हैं जिसको दिल्ली गवर्नमेंट भी फंड करती है, ग्रेजुएट नियुक्ति की। और मैंने कहा कि उसमें ही प्रधानाचार्य बना देते, कुछ लोगों को माइनॉरिटी वालों को बना देते, कुछ दलित, कुछ ओबीसी, कुछ ट्राइबल, या उनकी नियुक्तियों की कुछ संख्या बढ़वा देते आप। तो 19% है अगर मान लीजिए, तो 19% कर देते यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन है उसके कई स्तर हैं, जिसको एक हम लोग कहते हैं पेडागॉजी, यानी कि पढ़ाने का तरीका, एक है पाठ्यक्रम सब्जेक्ट मैटर, और तीसरा है स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप, वो क्या है। तो उसमें कितने लेवल में बदलाव आया है, ये मुझे लगता है कि 10 साल या 5 साल में इसके रिजल्ट आएंगे। अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहने में। बीते साल हमने देखा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, और अब नए साल की शुरुआत में अब वो भारत न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसमें वो हर प्रकार के जुल्म अन्याय के खिलाफ लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, मणिपुर से मुंबई तक जाएंगे। इस यात्रा पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि भारत में पर्सोनिफिकेशन, नायकवाद, ये एक बाबा साहब ने बहुत पहले लिखा था कि हमें मतलब एक भिन्नता लिए हुए राष्ट्र है। फिर हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बदल देंगे। इसमें समाज के अंदर जो लीडरशिप, जो नेतृत्व उभरना चाहिए, क्या वो उतरेगा? फिर एक आदमी कुछ बोलेगा और हम सुन लेंगे। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल एक व्यक्ति पर अपनी आकांक्षाएं, अपनी अस्मिताएं सीमित कर देना, मुझे लगता है कि जनता की आकांक्षाओं का संकुचन होगा। इसको बढ़ाना पड़ेगा कि आपके यहाँ बहुत सारे बहुयामी लीडर पैदा हों, हर प्रांत में, हर कहना चाहिए भाषा में, हर एरिया में कम से कम जो लीडर्स पैदा होंगे वो इस बात को उठाएंगे तो ठीक है। वरना शीर्ष पे उठाते हैं लेकिन नीचे वाले क्या सोचते हैं ये पता नहीं है ना। आपको पता होगा ऊना का कांड कितना तगड़ा हुआ था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे भाई दलित भाइयों को मत मारिए, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ आज भी पता है, जारी है। 54,000 एक साल में SC ST मिला लेंगे 54,000 अपराध की घटनाएं हैं। सर, जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो समाज से जुड़ा एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मैं जिस मोहल्ले में पला बढ़ा वो एक दलित बस्ती थी। वहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं नगर निगम में सफाई कर्मी हैं और वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, सूअर पालन होता है। लेकिन जो मैंने अपने बचपन में देखा बड़े होते होते कि पूरे वार्ड में हर जगह सड़क बन गई, लेकिन हमारे यहाँ सड़क आने में सबसे आखिर में सड़कें आईं। तो जो सफाई कर्मी पूरे शहर की सफाई कर रहे हैं उनके यहाँ ये उपेक्षाएं क्यों रही? दूसरी चीज़, मैं जो पीढ़ियों तक देखता हूँ तो जो लोग सफाई कर्मी हैं उनके बेटे, तो जो हमारे भाई दोस्त थे, तो उनमें कुछ लोग या कई लोग तो उस प्रोफेशन को छोड़ा उन्होंने, नो डाउट, बट कुछ लोग ने 12वीं के बाद अरे हमको बस नगर निगम ये सब। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं कुछ दलितों में भी कुछ खास लोगों को तो मिल जा रही हैं, लेकिन वो जो परिवार हैं, वो लोग हैं, उनमें पीढ़ियां अभी भी उस जो सराउंडिंग है उसके आगे नहीं सोच पा रही। और सरकारों का क्या रोल था जो ये जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उन तमाम मुद्दों पर? नहीं, देखिए, इसके लिए तो बहुत आसान सा उत्तर ये है कि जो समाज में पृथकता है, एक्सक्लूजन है, उसकी आयु हजारों वर्ष की है, और जो इंक्लूजन है वो केवल 73 वर्ष का है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब हम पता नहीं उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि उसी उत्तर प्रदेश में जब गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बनता है, कांशीराम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनता है, या
उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय बनता है, यहाँ तक कि उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनता है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय भी बनता है। तो उन विश्वविद्यालयों के प्रति लोग उतना रुझान या उतना मतलब प्रचार नहीं हुआ जितना कि दूसरी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि गिलास आधा खाली और गिलास आधा भरा, और आजकल प्रधानमंत्री जी ऐसे कहते हैं कि जो खाली है वो हवा से भरा। तो ये जो चीज़ें हैं ये रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्रॉडर स्कीम है उसको हमें देखना चाहिए कि हम मूव कहाँ पर कर रहे हैं। और मेरा यही लड़ाई आजकल अपने अंतः मतलब हमारे साथियों से भी है कि हम सकारात्मक सृजन या सकारात्मक छवि को हम नहीं करते हैं, हम केवल दर्द पीड़ा जो पृथकता उसी पर हम केवल केंद्रित कर रहे हैं। उससे मनोबल टूटता है। अगर हम जो सकारात्मक अर्जन हुआ है अगर हम उस पर भी बात करें, उसका सेलिब्रेशन करें, उसका हम त्यौहार बनाएं एक एक चीज़ का, तो मुझे लगता है मनोबल बढ़ेगा। तो आपने जो कहा वो सत्यता है, एम्पिरिकल सत्यता है, लेकिन केवल वही सत्यता नहीं है। सत्यता जिसे कहना चाहिए एक पढ़ा लिखा बड़ा समाज है जो 7 समुंदर पार भी बैठा हुआ है और यहाँ पर भी बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उन्नति नहीं हुई है, लेकिन 70 वर्षों में जितनी होनी चाहिए थी उस पर मुझे लगता है कि मात्रा में आप कमी जरूर बता सकते। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जब हम समाज की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है वहाँ पर दलित जो हैं समृद्ध हैं, ताकतवर मतलब वोकल भी हैं, लेकिन कंपेरेटिव उनके कंपैरिजन में जो पूर्वांचल का एरिया है वहाँ पर दलित बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, बहुत ज़्यादा कम मतलब सशक्त भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ये तो इतिहास रहा है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो ईस्टर्न यूपी में जाएंगे तो वहाँ ज़मींदारी सिस्टम है। ज़मींदारी सिस्टम आपको पता है कि ज़मींदारों के पास भूमि ज़्यादा होती है लेकिन वो हल की मुठियाँ नहीं पकड़ सकते, तो उनको क्या चाहिए? कोई प्लाउमैन चाहिए जो उनकी बात कर सके। तो उन्होंने क्या किया? बंधुआ मजदूरी शुरू करी और वहीं पर ज़्यादा लोग आश्रित हो गए ठकुरैया पर, है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो पढ़ाई लिखाई थी वो पेटनेज रहा है हमेशा, लेकिन पश्चिम जो आप देखेंगे वहाँ पर महलवारी सिस्टम था। वहाँ पर जो लोग ओन करते थे वो खुद अपना हल चला सकते थे, तो उन्होंने कभी भी उनको उस प्रकार बंधुआ नहीं रखा जिस प्रकार ये रहा। दूसरा, क्योंकि अंग्रेजों के समय में कैंटोनमेंट्स रहे, चाहे वो आगरा वाला रहा हो, चाहे वो जिसे कहना चाहिए मेरठ वाला रहा हो, और दिल्ली के आसपास सेंटर में रहा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेदर 1930s 20s 30s में वहाँ पर लेदर का काम होता था जिसकी मार्केटिंग होती थी रशिया में। और एक किताब है पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी ओएम लिंच की, जिसमें उन्होंने पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और इसीलिए जाटवों का आंदोलन चला, उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया, उन्होंने जाटव कहलाने लगे। तो कहीं ना कहीं मैं इसको भूमि से और भूमि के रिश्ते से भी जोड़ूंगा कि पश्चिम में विकास ज़्यादा हुआ और पूरब में कम। सर, आपकी एक किताब आने वाली है, डिकोडिंग अंबेडकर आइडियाज़ ऑफ नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। क्या आप उस किताब के जरिए किसी खास विचारधारा को काउंटर कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या बात है जो हम जैसे पाठकों को या हम जैसे छात्रों को पढ़ना चाहिए? धन्यवाद, आपने रिसर्च अच्छा किया है, इसके लिए तो मैं आप लोग को धन्यवाद। मेरा डिकोडिंग अंबेडकर में एक्चुअली विचारधारा को काउंटर करने का दो मंतव्य नहीं है। मैं उसको अकादमिक दृष्टि से बाबा साहब अंबेडकर को अब तक किस तरह संकुचित दृष्टि से देखा गया है इसके पर प्रहार कर रहा हूँ। और विशेषकर मैं उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि बाबा साहब अंबेडकर के पूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व को हमारी शिक्षाविदों ने सामने नहीं रखा, चाहे वो इतिहासकार हों, चाहे वो समाजशास्त्री हों, चाहे वो लिटरेरी पर्सनालिटी हों, और चाहे वो रंगकर्मी हों। गांधी पिक्चर बनती है, गांधी पिक्चर एपिक फिल्म बनी जाती है और वो विश्व में कई रिकॉर्ड बनाती है, कई जो है वो ऑस्कर
तक मिलता है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को एक भी फ्रेम में नहीं दिखाया जाता। मैंने पूछा क्यों, तो कुछ लोगों ने कहा अरे वो तो गांधी पर थी, गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी, इसलिए बाबा साहब का क्या काम। तो मैंने यही पूछा, अगर गांधी में बाबा साहब का काम नहीं तो बाबा साहब की फिल्म में गांधी का क्यों काम? अगर बायोग्राफी से ही नहीं रिलेटेड है तो बाबा साहब के फ्रेम में वो क्यों आए? और सब जानते हैं कि जो लास्ट फेज था गांधी जी का, वो बाबा साहब अंबेडकर के इंटरैक्शन के बाद ही वो अनटचेबिलिटी को अपनी लाइफ का एजेंडा बनाते और गुरुवायूर टेम्पल से लेकर के टेम्पल एंट्री करवाते हैं। लेकिन वो पूरा, तो मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि यद्यपि भारत में जो शिक्षाविद हैं वो बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके द्वारा जो राष्ट्र निर्माण में दिए गए फलसफे हैं उनको वो लगातार मतलब नकारते रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था अभी अरुण शौरी की जो वो किताब थी, तो वो तो मानने के लिए भी संविधान निर्माता मानने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। लेकिन इसके बरक्स विश्व के अंदर, पूरे विश्व में 9 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लग गई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आर्महर्स्ट मैसेच्यूसेट्स, ब्राइंडिस यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, उधर क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी और कोसाना जापान तक, यहाँ तक कि वियतनाम तक में यूनिवर्सिटी में मूर्तियां लग गई हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को लोग जो है ह्यूमन राइट एक्सपर्ट के रूप में देख रहे हैं और उनके द्वारा मानवता को बताया कैसे बचाया जाए ये मंतव्य उनके लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें मोजाम्बिक कहते हैं कि भाई हमने सबसे ज़्यादा बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि, और पेरी एंडरसन जो कि अभी लिख रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का राष्ट्र निर्माण, और उनकी एक किताब पार्टीशन ऑफ इंडिया दैट इज पाकिस्तान, उसमें वो लिखता है कि उसको नेहरू भी पढ़ते थे और गांधी जी भी पढ़ते थे और जिन्ना भी पढ़ते थे, और वो किताब एक ही वर्ष में 2 उसके वॉल्यूम आए, यानी कि 2 बार वो छपी, और उसको गांधी जी और जिन्ना अपने बगल में लेकर के चलते थे। लेकिन उसका जब बिपिन चंद्रा इतिहास लिखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जिसको कि यूपीएससी वाले खूब पढ़ते हैं, उसमें कहीं जिक्र नहीं है उस किताब का। तो क्यों आखिर ये जो इरेजर हुआ है वो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये ज्यादती है जिससे हमारी दानीश्वरी कहां पर है, इसका मैं प्रश्न उठा रहा हूं। सर, अभी हाल ही में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। तो वही दूसरी तरफ अगर दलित राजनीति में देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा उभरता हुआ नाम है, और मायावती ने उनको एक तरह से, जैसे आकाश आनंद को, अपने भतीजे को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो आप इन 2 युवा चेहरे दलित चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद में आप किसे बेहतर मानते हैं दलित राजनीति के लिए? नहीं, आई विल कॉल इट एज पॉवर्टी ऑफ योर थिंकिंग। आप एक राष्ट्र पार्टी, अगर मतलब मायावती की आप तुलना या उनकी पार्टी की तुलना अगर आप ममता बनर्जी से करते तो मैं खुश होता। यही संकुचित दृष्टि है कि दलित हमेशा दलित ही को दिखाया। अरे वो राष्ट्र लीडर है, राष्ट्र पार्टी है, और राष्ट्र पार्टी का कोई भी लीडर राष्ट्र लीडर होगा। वो उस पार्टी के कार्यक्रमों से अपनी मोछों पर बल दे पाया कोई, और वो लिख पाया है, और आप कंपेयर कर रहे हैं। यही तो संकुचितपन है, ये सोचने का जो तरीका है। आई रियली फील बैड अबाउट इट। मैं इसी से लड़ना चाहता हूं कि कब आप उनके ड्यू को बिल्कुल उनके आधार पर, मैं कभी भी, इसीलिए अपनी किताब में मैंने महात्मा गांधी का जिक्र नहीं किया। क्या दलित समाज के लोग आत्मनिर्भर रूप से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आत्मनिर्भर रूप से ही सराहा जाए, क्यों कंपेयर किया जाए? विदाउट कंपैरिजन क्या उनको हम उनकी अस्मिता के आधार पर देख सकते हैं? और अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या सामान्य से कंपेयर कर सकते हैं? तो इसलिए मुझे लगता है ये कंपैरिजन ही त्रुटिपूर्ण है। अगर आपको सचमुच करना है तो आप देखिए कि राष्ट्र पार्टी के जब बैठक होगी और आकाश आनंद जाएंगे तो वो राष्ट्र लीडर की हैसियत से जाएंगे, तो उनके पास अपनी एक लिगेसी है।
और भारत में अभी बिना परिवारों के राजनीति बहुत दिनों तक चलेगी नहीं। ये इसकी एक तासीर है। ये मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा शोध है कि दलित समाज की पार्टी के लिए एक परिवार होना बहुत ज़रूरी था। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब का परिवार नहीं था, बाबा साहब की पूरी राजनीति मिटा दी गई। उसके बाद आप देख लीजिए, दलित पैंथर्स का कोई परिवार नहीं था, दलित पैंथर्स की राजनीति मिटा दी गई। ये तो मान्यवर कांशीराम ने देखा और उन्होंने अपना एक जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और अगर हम इतिहास देखें तो मायावती जी ने जो है बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो जिसे कहना चाहिए ढाक के 3 पाक की तरह सब गिर गए। तो मुझे लगा कि एक परिवार अगर हो जाएगा तो ये दलित राजनीति बच जाएगी, बहुजन राजनीति बच जाएगी। सर ऐसे तो बसपा भी परिवारवादी पार्टी में शामिल हो गई। इसमें परिवार कहाँ से? अगर आप महिला को देखेंगे तो महिला का तो परिवार है ही नहीं, वो तो, और शादी होने के बाद तो महिला दूसरे परिवार में चली जाती है। तो अब आप जिसे कहना चाहिए कुछ खून के रिश्ते को दिखाएंगे तो कौन सी ऐसी पार्टी जिसमें परिवार नहीं है? कौन सी ऐसी पार्टी है? तो मुझे लगता है कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, आप देख लीजिए कि कोई भी रिश्ते, चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, अगर उसको छोड़ दे तो अच्छे से डॉक्टर किस तरह अपने ही समाज के अंदर, अपने ही परिवार में कैसे दे जाते हैं, उसी तरह मुझे लगता है एक व्यावसायिक राजनीति भी चल रही है। और जब तक हमारी सभ्यता के अंदर, हमारी समाज के संस्कृति के अंदर परिवर्तन नहीं होता, तब तक इसी प्रकार विश्वास के तुप पर HUF क्यों लाया गया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ जो है सबसे ज्यादा किसको वो मिलता है? वो इसीलिए लाया गया कि हम अपने परिवार के लोगों पर ही विश्वास कर पाते हैं, हम बाहर के लोग पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, और जबकि हम करोड़पति और अरबपतियों से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जबकि एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति, अस्मिता की राजनीति है, उसके अंदर विश्वास का होना अति आवश्यक है। और विश्वास अभी तक उसमें देखें, इतिहास को उठा के देखें, आप लोग सब जानकार हैं, पत्रकार हैं, कि जिस जिस पर विश्वास हुआ वो कहाँ जा करके बैठा है। तो सर आप भारतीय राजनीति में परिवारवाद को सही मानते हैं? मैं भारतीय समाज में परिवारवाद को बहुत बड़ी मूल्य मानता हूं। जब पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, भारत में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ, वो फैमिली की देन थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूंजी बचा करके रखी गई वो परिवारों में ज़्यादा पूंजी थी। तो मुझे लगता है कि परिवार इज ए स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सोसाइटी, एक स्ट्रेंथ है। आप देखिए कि क्राइसिस परिवार में कहाँ नहीं है। जापान में सिंगल फैमिली है और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, यू हैव टू कम। अमेरिका में जब क्राइसिस हुई फैमिली की, तो आना पड़ा प्रधानमंत्री की वाइफ को, राष्ट्रपति की वाइफ को कहने के लिए, लेट अस सेव द फैमिली। सो आई थिंक फैमिली इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन सोसाइटी। आज भी हमारे यहाँ जो होता है तो हम कहाँ जाते हैं? गांव ही जाते हैं, बाल मुंडन भी कराने जा रहे हैं, शादी में भी चले जा रहे हैं, क्राइसिस में लोग खड़े हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस परिवार को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तब तो सर जैसे बीजेपी ने भी हाल ही में जो 3 राज्यों में जो चुनाव हुए और वहाँ पे उन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री दिया, वो एकदम नए नए चेहरे उठा के दे दिए। उन्होंने ऐसा कोई जैसे परिवारवाद से एकदम हट के दिया। तो ये क्या माना जाए, जैसे भारतीय राजनीति में खासकर जो युवा राजनीति में आ रहे हैं और वो एक उम्मीद करते हैं कि वो कभी न कभी शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचेंगे, बड़े पद पे पहुंचेंगे, अगर एक परिवारवाद इस तरह इतना हावी हो जाएगा, तब तक वो एक नॉर्मल युवा जो एक समाज, एक खासकर छोटे समाज से निकल रहा है, वंचित समाज से निकल रहा है, सामान्य परिवार से निकल रहा है, तब तो वो उस पार्टी या फिर एक सत्ता में बड़े पद तक पहुंचेगा ही नहीं। 2 बातें, एक तो ये है कि मुख्य धारा की राजनीति और अस्मिता की राजनीति या दबे कुचले समाज की राजनीति में अंतर होता है ना। आपके पास कोई जो दबे कुचले समाज की राजनीति है, उसमें ना कोई धनाढ्य परिवार है, ना ही जिसे कहना चाहिए कोई बिजनेसमैन आकर के, ये तो अपने समाज के हैं, एक नोट एक वोट से चल रही पार्टी, और इसीलिए ज़्यादा बदनामी होती है कि ये जो टिकट होते हैं वो लड़ने वालों को दिए जाते हैं। दूसरी बात आपको ये देखनी चाहिए, अगर आप बहुत सीरियसली देख रहे हैं, कि जो पार्टी होती है वो केवल एक व्यक्ति से नहीं चलती है। अरे भारत में मतलब जितने राज्य हैं, तो क्या एक ही व्यक्ति सब जगह मुख्यमंत्री बन जाएगा, या एक ही जगह सब जगह वो MLA जीत जाएगा, या एक ही जगह सब MP जीत जाएगा?
अरे भाई, एक आदमी केवल राष्ट्र में अध्यक्ष बना है, जितने राज्य हैं उसके सब अध्यक्ष काली, या कहिए कि केवल एक ही आदमी से पार्टी चल रही हो, या सभी को राष्ट्र अध्यक्ष बनाया जाए तभी पार्टी चलेगी। तो मुझे लगता है कि फिर उसको केवल और केवल पर्पसिव सैम्पलिंग से किसी परिवार को खंडित करना, उसकी अस्मिता को केवल हटाना, यही एक कार्यक्रम है। अदरवाइज अगर 26-30 राज्य हैं, अगर सब में एक एक पकड़ लें तो क्या परेशानी है, और हर विधानसभा में एक एमएलए बन जाए कि राष्ट्र अध्यक्ष बनना ज़्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम है और स्पेस है सबके लिए, और अगर सचमुच मेहनत करते हैं तो आज आप देख लीजिए अशोक सिद्धार्थ बने हुए हैं, कई राज्य देख रहे हैं, राम जी गौतम हैं, कई राज्य देख रहे हैं, उसी तरह जो है उत्तर प्रदेश वाले हैं, बहुत सारे लोग देख रहे थे, पहले भी देख रहे थे। तो स्पेस है। बात यह है कि कमिटमेंट के आधार पर आप कितनी देर विचारधारा को लेकर के चल सकते हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो नीरज ने बात उठाई थी तवलीन सिंह के लेख के मद्देनज़र, तो समाज में अब एक वर्ग वो भी धीरे धीरे वोकल हो रहा है, भले इसको राजनीतिक रूप से कोई मान्यता नहीं देता है, जो ये कहता है कि जातिगत आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, या जो सो कॉल्ड कुछ अपर कास्ट है, मान लीजिए मराठा है या पटेल है, ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी आरक्षण मिले। तो इनको आपका क्या उत्तर है कि ये जो जातिगत आरक्षण है ये क्यों आवश्यक है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो लोग भी आरक्षण पर बहस कर रहे हैं उसके इतिहास और उसकी भूमिका का अध्ययन नहीं है। अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण क्या है या कब पैदा हुआ, ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आरक्षण क्या है? आरक्षण जो है सदियों से सताए हुए कुछ वर्गों को सहूलियत प्रदान करना कि उनको शिक्षा में और नौकरियों में और राजनीति में उनको प्रतिनिधित्व मिल जाए। लेकिन इसके लिए ऐतिहासिकता बहुत जरूरी है। 100 साल, 100 साल, 200 साल की बात नहीं, हजारों वर्ष की है। दूसरी बात, जो इनकी वंचना है वो केवल आर्थिक नहीं है। इनकी वंचना का मैंने एक लिस्ट बनाई थी, 46 प्रकार की वंचनाएं हैं, पानी से लेकर के, मतलब जो है हम लोग कहते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस, यहाँ तक कि ज्योग्राफिकल। आपको सबको पता है चमरौटी और धुबियाना कहाँ पर होता है, गांव के। तो ये जो वंचनाएं हैं इसको हम समेकित वंचना कहते हैं। जो गरीब है उसकी वंचना केवल आर्थिक रूप में है, अगर आज उसकी लॉटरी निकल जाए तो वो अमीर हो जाएगा। यहां तक कि गरीब से गरीब जो ब्राह्मण आता है वो बाकायदा आता है, भीख मांगता है, लेकिन उसको आशीर्वाद देने की ताकत है। और इसीलिए वाराणसी में अमीर से अमीर आदमी जाता है और लौट जाता है। तो ये जो वंचना है एकांगी वंचना है। अब जो समेकित वंचना है, भले इतने सारे मतलब इदारों में, और एक है केवल एक प्रकार की वंचना। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कहा कि जो ये है, हमने इक्वलिटी का नारा दिया, अब इनइक्वलिटी समाज में है। अगर हम ऐसे ही राजू कर देंगे इक्वलिटी को तो जो लोग आगे हैं वो और आगे निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, तो रिजर्वेशन को उन्होंने इक्वलिटी ऑफ कंडीशन के रूप में जारी किया। लेकिन हुआ क्या? अगर हम केवल नौकरियों को लें तो इंडियन लेबर कमीशन की रिपोर्ट 10 साल पहले की मैं बता रहा हूं, 1,98,00,000 जॉब थे केवल इंडिया में। एससी मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और यहां तक कि स्टेट और सेंट्रल में 1,98,00,000। एससी और एसटी की आबादी है 25 करोड़। अगर 198 करोड़ जॉब में रिजर्वेशन बनाए 17.5% और 15% और 7.5, 22%, यानी कि 1,98,00,000 में से 45 लाख जॉब दलितों को मिलेंगे अगर सब भर दिया जाए तो, एससी एसटी मिला करके। लेकिन 10 साल पहले का आंकड़ा था केवल 35 लाख जॉब भरे गए हैं, 10 लाख जॉब खाली पड़े थे। अब आप मुझे बताइए कि 25 करोड़ लोग इस क्या 45 लाख जॉब से चल रहे हैं या कैसे नहीं चलते? तो जो प्रोपेगेंडा है
कि रिजर्वेशन से ही दलित समाज जीता है, SC ST समाज जीता है, पहले तो ये खत्म होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग नए लोग मांग रहे हैं उनको हमें देखना चाहिए कि उनकी प्रत्यक्षता किस प्रकार है। क्या सामाजिक संरचना में नीचे हैं? क्या हजारों वर्षों से वो वंचित हैं? क्या वो केवल एक आर्थिक आधार पर वंचित है या सामाजिक आधार? कोई गणना नहीं हो रही है, केवल प्रोपेगेंडा चल रहा है। तीसरी बात यह है कि अगर सचमुच आरक्षण से दलितों का उत्थान हुआ है तो हर सरकार को एक वाइट पेपर लाना चाहिए कि आज़ादी के बाद संविधान जब से लागू हुआ कितने पद सृजित हुए, कितने पद भरे गए और कितने खाली हैं, और खाली हैं तो क्यों खाली हैं। ये जो मिथ्या प्रचार है आरक्षण के प्रति, जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक इसके प्रति जो ईर्ष्या है वो भी नहीं खत्म होगी। और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया वो तो अन्याय है उनके साथ। जो लोग केवल और केवल आर्थिक रूप से विपन्न थे, जिनके पास सांस्कृतिक पूंजी का हजारों वर्ष की पूंजी थी, उनको केवल आपने वही बात कर दी जिनके पास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी प्रकार से वंचना थी, उनको आपने बराबर कर दिया। अब आप ये पूछ रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, तो आप ये बताइए सहस्त्रों वर्ष से, मतलब हजारों वर्षों की सांस्कृतिक पूंजी की हानि कितने पीढ़ी में हो सकती है? अगर वो एक पीढ़ी में हो सकती है तो हटा दीजिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि हजारों वर्ष की जो समेकित विभिन्न प्रकार की वंचना है, अगर वो पूरी नहीं हो सकती तो पीढ़ियों दर पीढ़ी तो चलेगा आरक्षण। इंडिया गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया ममता बनर्जी ने, और उसको अरविंद केजरीवाल ने इस नाते समर्थन किया कि वो एक दलित फेस है, इसका फायदा हो सकता है। उनके नाम के समर्थन या विरोध पर मायावती जी की कोई टिप्पणी नहीं आई। आपको क्या लगता है ये? मुझे लगता है कि एक बहुत ही मैच्योर्ड रणनीति है कि क्या दलितों को दलितों से भिड़ाने की तो कोई स्टाइल नहीं थी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित अस्मिता दे करके ये बता देना कि वो दलित बड़े लीडर हैं, ये भी हो सकता है राजनीति हो, और इसको मायावती जी समझ रही हो। अगर वो इस मंत्रणा में पड़ती तो उनको कहीं ना कहीं और बड़ी लेजिटिमेसी मिल जाती, वैधता मिल जाती कि वो भी दलित है। आज वो जब बनाए गए अध्यक्ष तो क्या वो दलित के रूप में बनाए गए थे? तो मुझे लगता है कि मायावती जी का एक बहुत ही मैच्योर्ड डिसीजन था कि उन्होंने उनसे इंटरेक्शन नहीं किया। अभी एक सवाल भारत न्याय यात्रा को लेकर पूछा गया और आपने जिक्र किया नायकवाद का, कि नायकवाद नहीं होना चाहिए। इस देश में इस समय मोदी नाम का कोई नायकवाद चल रहा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनकी जो छवि है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको देख करके तो आप कह सकते हैं कि वही एक नायक हैं। बाकी उनके समक्ष तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बलशाली और इतना अट्रैक्टिव कोई लीडर है जिसके नाम से ही जो है मतलब बातें मानी जाती हैं और कही जाती हैं, और नीचे तक का ग्रास रूट का वर्कर जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी अपने आप में प्रमाणित करता है। तो ये मतलब जातियों के समीकरण को, धर्मों के समीकरण को जो चुनाव से इन सब से आगे हो गए मोदी। मुझे तो लगता है कि वो जिसे कहना चाहिए कि अपने कंधे पर उन्होंने बहुत सी अस्मिताओं को गौण कर दिया है। अपनी छवि से उन्होंने बहुत सारी अस्मिताओं को गौण कर दिया है। तो 2024 के चुनाव को लेकर आपकी कोई भविष्यवाणी? अभी तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगी कुछ कहना, लेकिन ये बात जरूरी है कि जिस प्रकार का मोबिलाइजेशन या लामबंदी है, अगर उस लामबंदी के अंदर, अभी आपके किसी साथी ने पूछा था कि एक वैकल्पिक कथानक उसको अगर नहीं गढ़ा गया तो मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है। वो राहुल गांधी हो सकते हैं? नहीं, व्यक्ति तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, मुझे लगता है कोई पार्टी या कोई व्यक्ति उसके माध्यम से परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। परिवर्तन की उम्मीद है एक वृहत कथानक की,
और वो कथानक के अंदर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी मुद्दे मौजूद होने चाहिए। अब अंत में विवेक जी, जनता के कुछ सवाल हैं। एक सवाल ये कि आजकल हम देखते हैं टीचर प्रोफेसर्स हैं, खुलकर अपनी राय रखते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, नौकरी पर बात आ जाती है। तो किसी ने पूछा है, आपको भी डर लगता है क्या? मुझे लगता है कि देखिए, जो लोग अपनी शैक्षणिक जिंदगी के अंदर अगर मान लीजिए संविधान सम्मत बात कर रहे हों तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी जो अकादमिक दृष्टि रखते रखते राजनीतिक हो जाते हैं और उनको पर्सनल और प्रोफेशन में अंतर भी नहीं पता होता है। तो इसलिए मुझे राजनीति अगर मैं करूंगा तो जरूर डर लगेगा, लेकिन मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, ना राजनीतिक बात कर रहा हूं। मुझे लगता है जो सांस्कृतिक, सामाजिक जो मेरा क्षेत्र है उसमें बात करते हुए मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने किताबें भी लिखी हैं इस बीच में और मैंने अपने बहुत सारे पोस्ट भी मैं लिखता रहता हूं और बेबाकी से मैं अपनी बात रखता हूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि राजनीतिक वक्तव्य नहीं देता हूं। जी, अगला सवाल जेएनयू को लेकर है। आर्या ने पूछा है कि जेएनयू के राइट और लेफ्ट विंग स्टूडेंट का भविष्य क्या होता है, यानी कौन आगे जाके असल में अपना भविष्य सुनहरा कर पाता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट है छात्र जीवन के अंदर अगर वह अपनी किताबों से सारोकार रखता है, अपने सब्जेक्ट से सारोकार रखता है, तो वही आगे चल करके एक्सेल करता है। इसमें राइट और लेफ्ट का मुझे नहीं, और जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं राइट और लेफ्ट देख करके नहीं पढ़ाता हूं। मेरे लिए सबका ज्ञान, सबके लिए ज्ञान मेरा सम्मान है, वही लेक्चर मैं सबको देता हूं। तो जो लोग मतलब बहुत सारे होते हैं जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होते हैं, क्लास में नहीं आते हैं और वो सोचते हैं कि वो पास हो जाएंगे, तो वो नहीं पास होते हैं। कुछ लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जो है केवल आया हूँ यहाँ पर और मैं तैयारी करूँगा आईएएस की और मैं क्लास से क्या लेना देना। तो मेरा उनसे यही कहना होता है, जो लोग एमए की पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते वो आईएएस की पढ़ाई कैसे ठीक से कर लेंगे। तो आप कक्षा में आ करके ठीक से सुचारू रूप से पढ़ेंगे तो उसमें आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं। तो उसमें राइट और लेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है हमारे पास। उसमें हम नायक और नायिकाएं लेफ्ट और राइट की नहीं देते। हमारे पास जो पाठ्यक्रम है वो कोई भी पढ़ सकता है और देख सकता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल दोबारा से जेएनयू को लेकर सवाल है कि जेएनयू विवादित क्यों है? शुरुआत में हमने इसको लेकर बात की। आगे सवाल है कि आलोचना, समालोचना जेएनयू छात्रों का स्वाभाविक धर्म क्यों है? मुझे लगता है कि जिस कालखंड में जेएनयू की उत्पत्ति हुई, 70 के दशक की बात है, उस समय क्या था कि हमारा समाज दुविधाओं से गुजर रहा था। एक तरफ हमारी जो स्वतंत्रता थी वो 20 वर्ष पुरानी हुई थी, संविधान लागू हुए 20 वर्ष हुए थे, तो जो हमारा उपनिवेशवादी सोच थी और जो सामंतवादी सोच थी वो पूरी तरह गई नहीं थी, और जो समानता का नारा हमने दिया था, इक्वलिटी का, वो ठीक से आया नहीं था। तो उसको लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो हमारे यहाँ जब पाठ्यक्रम बने तो बाकायदा कहा गया कि हमें जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना को देखना पड़ेगा और अपने पाठ्यक्रम में उन प्रस्तावना के मूल्यों को समायोजित करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब प्रस्तावना के अंदर जो मूल्य हैं वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के हैं, लेकिन समाज में जो है वो कहीं ना कहीं जमींदारी, ये फ्यूडलिज्म या असमानता पड़ी हुई है। तो ऐसा लगता है कि जेएनयू वाले समालोचना कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि वो संविधान सम्मत जो मूल्य हैं उनकी तरफ झुके हुए हैं और उनसे, उनके लिए वो उसकी स्थापना चाहते हैं और इसलिए उसको आलोचना लगता है। अच्छा, एक सवाल, 2022 में आपने एक ट्वीट किया था, एक्स किया था आज की भाषा में, जब द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति बनी, तब आपने लिखा कि अब देश पहले दलित या आदिवासी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में
आप भी क्या इंतजार कर रहे हैं, किसे देखना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए हमारे यहाँ आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है और उसको लगभग ये कहा जाता है कि एक तरह से नॉमिनेशन टाइप का है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो एक तरह से हमारा कार्यकारी जो हमारी कार्यकारिणी है या जो हमारा जितना भी कार्यक्रम है वो उसी पर निर्भर करता है। तो एक तरह से फंक्शनल जो एंटिटी है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो मेरा मानना ये था कि अब समय है कि हमने कहीं ना कहीं एक देखा था कि हम अमेरिका से इसकी तुलना कर रहे थे और जब बराक ओबामा बने फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन तो ऐसा लग रहा था कि अब भारत की जो सबसे बड़ी सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है उसके अंदर भी एक बदलाव आएगा और उसके अंदर भी एक सामाजिक संरचना में निचली पायदान का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। जो इस देश का भाग्य विधाता कहलाता है प्रधानमंत्री वो बनेगा। तो मुझे लगता था कि ये आशा जग रही है कि हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 2024 को लेकर सवाल जनता के काफ़ी सारे आए हुए हैं, उसमें से कुछ छांटे गए हैं सवाल। 2024 में राहुल गांधी आपको दावेदार नजर आते हैं? देखिए, फिर मैंने यही कहा कि मेरा जो फलसफा है या मेरा जो एनालिसिस है वो व्यक्तिवाद से परे रहता है और मैं किसी भी व्यक्ति को जो है पूरे भारत का जो है ये कहूँ कि नहीं, अगर आप एक समानांतर प्रक्रिया के अंदर कोई विकल्प बन जाएंगे तो लगता नहीं है कि आप एक व्यक्ति के रूप में जो है विकल्प बन सकते हैं। जब आपकी विचारधारा, आपका मोबिलाइजेशन, आपका कार्यक्रम ये सब मिलता है तब कहीं व्यक्ति हावी होता है। तो मुझे लगता है कि अगर 2024 में कोई वैकल्पिक कथानक जिसके अंदर संस्कृति, सभ्यता, समाज सब कुछ लिए हुए हो तभी कुछ हो सकता है। इंडिया अलायंस को आप देख रहे हैं, चौथी बैठक जो है हाल में हुई, कोई दम नजर आता है आपको इंडिया अलायंस में? देखिए, मुझे तो दम तब नजर आता जब 3 राज्यों में इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। इंडिया अलायंस की कम से कम एक बैठक तो हो सकती थी। कर्नाटका के बाद कांग्रेसियों को ये लगने लगा कि अब तो वो जिसे कहना चाहिए चल पड़ी आंधी और किसी को घुसने नहीं दिया। कमलनाथ जैसे व्यक्ति, इतने सीनियर और इतने सधे सधाए व्यक्ति, वो पूछते हैं अखिलेश कौन है? अरे इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि उस एरोगेंस को अगर इंडिया अलायंस नहीं देख पा रहा है तो आगे का रास्ता मुझे लगता है कि बड़ा कठिन है। आपने एक ट्वीट भी किया इसको लेकर, आपने कहा कि कांग्रेस लॉस्ट इन राजस्थान, एमपी एंड छत्तीसगढ़ because of its arrogance in contesting elections alone in all the Hindi heartland states. नहीं, देखिए, मुझे लग रहा था कि आप देखिए कि जो तीनों राज्य में छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल थे और कुछ राष्ट्रीय दल भी वहां लड़ रहे थे। अगर आप कुछ थोड़े छोटे सीट दे देते तो कंसोलिडेशन हो जाता। अगर एक राज्य का चीफ मिनिस्टर किसी मतलब एक तरह से राष्ट्र पार्टी कांग्रेस जो कि भारत के एक तरह से समानांतर पार्टी मानी जाती, उसका अध्यक्ष बनने से इनकार करे और एक राज्य का चीफ मिनिस्टर बना रहे, मुझे लगता है ये तो किसी को पछता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी दूरदृष्टि पर क्या कितने प्रश्न उठने चाहिए, ये तो इंडिया अलायंस को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति हैं वहाँ पर। विवेक जी, बहुत अच्छा लगा हम सभी को आपसे बात करके। अंत में एक्सपीरियंस कैसा रहा मंच पर, वो ज़रूर बताइए। मुझे लगता है कि जो जितने लोग थे उनकी तैयारी बहुत तगड़ी थी और अच्छा रिसर्च किया था उन्होंने, और एक शिक्षक को रिसर्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपका तो इस बात में कोई सानी नहीं है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने रिसर्च किया। दूसरी बात यह है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, क्योंकि इस मंच पर तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं यहां आया हूं और मंच ने मुझे मंच दिया, क्योंकि मंच माला माइक तो बड़े लोगों को मिलता है। तीसरी बात यह है कि कुछ प्रश्न जो है
अस्मिता से परे हो सकते थे, लेकिन क्योंकि मंच है तो इसलिए सभी प्रकार के प्रश्न आमंत्रित हैं। और मुझे लगता है कि आपने एक सकारात्मक छवि गढ़ने की भी कोशिश करी है, तो अगर वो सकारात्मकता रहेगी तो आप दूसरे जो मंच हैं उनसे भिन्न दिखाई पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि लोग जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो नहीं दिखता है उसको ढूंढ लिया आपने, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि मैं इतना ही दिखता हूँ जो है टेलीविज़न वगैरह पर। बहुत अच्छा लगा, आपने वक्त भी निकाला और आए भी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक के मंच पर आने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।